हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज इस वीडियो में हम ऑर्डर 8 डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर 6 जो है प्लीडिंग के बारे में वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसे नहीं पता इसके बारे में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाइए देखिए। सो ऑर्डर 8 हम यहाँ पर कवर करेंगे सारा। इसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट, WS, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। इस ऑर्डर के सारे रूल्स भी हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं। रूल 1 क्या कहता है, आप देखिए जो आपका ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 7 है, ऑर्डर 8 है, ये तीनों ही जो है प्लीडिंग के बारे में है। ऑर्डर 6 आपका प्लीडिंग जनरली के बारे में बताता है। ऑर्डर 7 जो है जो प्लेंटिफ की तरफ से प्लीडिंग रहती है उसके बारे में बताता है। और ऑर्डर 8 जो है जो डिफेंडेंट प्लीड करता है उसके बारे में है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपसे टिप्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेंटिफ का जो प्लीडिंग है वो कौन से ऑर्डर में है, या डिफेंडेंट का प्लीडिंग किस में दिया गया है, या फिर प्लीडिंग जनरली इसका कौन सा ऑर्डर है। तो याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए WS रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। वैसे इसका कोई स्पेसिफिक जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम ऑर्डर 8 ही पढ़ के समझेंगे कि भी रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिकली जब प्लेंट फाइल करता है, अपना जो केस है वो दायर करता है, तो वो आपका ऑर्डर 7 में है। जब उस प्लेंटिफ के प्लेंट का रिप्लाई जब डिफेंडेंट देता है, सामने वाली पार्टी जब उसका प्लेंट का जवाब देती है, रिप्लाई देती है, उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, WS। अब उसको फाइल करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वही बेसिक रूल आपका ऑर्डर 8 बताता है। रूल 1 देखिए क्या कहता है, रिटर्न स्टेटमेंट। ये यहाँ पर इसकी जो बेसिक रूल्स है वो बता रहा है। ये द डिफेंडेंट शैल विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। तो जो प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट दायर किया है, जो उसने प्लीड किया है, उसका जवाब देगा डिफेंडेंट अपने प्लेंट के अंदर। जो जो एलिगेशन प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर लगाई है उसका जवाब दिया जाएगा। उसका जवाब देने के साथ साथ कोई अगर एडिशनल पॉइंट है वो भी अपने इस रिटर्न स्टेटमेंट WS के अंदर वो दे सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ये बनाया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर सूट फाइल हुआ, सूट फाइल होने के बाद समन इशू होते हैं, उसके बाद जब समन सर्व्ड होते हैं वहां से लेकर 30 डेज का टाइम पीरियड होता है डिफेंडेंट के पास अपना ये जवाब दायर करने का। अब इस पे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भी ये जो 30 डेज है कब से स्टार्ट होते हैं, या फिर जो टोटल टाइम पीरियड है कितना समय दिया जाता है डिफेंडेंट को WS फाइल करने का, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे ही समन सर्व्ड होंगे उससे लेकर 30 डेज तक का टाइम पीरियड होता है। यहाँ लिखा ना WS हैज टू बी फाइल, तो इन 30 डेज के अंदर WS फाइल किया जा सकता है। लेकिन समहाउ अगर जो है WS वो नहीं फाइल कर पाता एक अच्छे वैलिड रीजन की वजह से, तो उसके बाद जो है उसको अनदर 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। मतलब टोटली जो है उसके पास 30 + 60 90 डेज का टाइम पीरियड होता है, वो अपना WS फाइल कर सकता है। ये आपके रूल 1 में है बेसिकली। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, जब वो डिफेंडेंट फेल हो जाता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court। या तो कोर्ट कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई करे कि भी इतने दिनों के अंदर आप WS फाइल कर दीजिए, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और साथ के साथ वो रीजन भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि किस वजह से डिफेंडेंट जो है इन 30 डेज के अंदर अपना WS नहीं फाइल कर पाया है। बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 days, तो 90 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 30 डेज ऑलरेडी दिए हैं, तो कितने बचे, 90 में से 60 डेज बचे आपके, तो टोटल 90 डेज आपको दिया जाएगा, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। और ये 90 डेज का टोटल कब से कैलकुलेट हो रहा है, आपका सर्विस ऑफ समन्स से आपका 90 डेज के अंदर अंदर उसे ये WS फाइल करनी है। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट 1A देखिए क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम्ड और रिलाइड अपॉन बाय हिम। जब डिफेंडेंट WS फाइल करता है तो अपने जवाब में कुछ, अपने सपोर्ट में जो प्लेंटिफ ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, अपने सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी वो सहारा ऑफ कोर्स लिया जाएगा। सिविल मैटर है तो डॉक्यूमेंट्स का तो इस्तेमाल होता ही है। तो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को लगाना, ये जनरली सारे रूल्स ही है कि WS को किस तरह से फाइल करना होगा, मतलब उस WS में क्या क्या होना चाहिए, ये वही सारी चीजें।
आगे देखिए, वेयर द डिफेंडेंट बेसिस हिज डिफेंस, मतलब जो डिफेंडेंट है जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अपना डिफेंस तैयार कर रहा है, और रिलाइज अपॉन एनी डॉक्यूमेंट इन हिज पोसेशन और पावर, जो उसकी खुद की पावर, मतलब जो उसके पास है डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस, और क्लेम फॉर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, या फिर जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम कर रहा है, he shall enter such document in a list, और उन सब डॉक्यूमेंट्स की वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, and shall produce it in court when the return statement is presented by him, तो जब भी वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो वो उन डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट भी उसमें लगाएगा। एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट एंड अ कॉपी देयरऑफ टू बी फाइल्ड विद द रिटर्न स्टेटमेंट, तो उनकी कॉपी है, जो भी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें उस WS के अंदर उसको लगाना पड़ेगा। राइट, अब सेकंड देखिए इसका पार्ट, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट नॉट इन पोजेशन और पावर ऑफ द डिफेंडेंट। अब हो सकता है कुछ ऐसे डिफेंडेंट हो जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो डिफेंडेंट के पास नहीं है, किसी और के पास है, किसी और की पावर के अंडर है। वेयर एवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज, तो उसे उस WS में बताना पड़ेगा कि अगर मेरे पास नहीं है तो वो कहाँ पर है, तो वो सारी चीजें उसे मेंशन करनी होगी। थर्ड देखिए, डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस इन डॉक्यूमेंट बाय द डिफेंडेंट अंडर दिस रूल, वो ऐसे डॉक्यूमेंट जो उसे करने चाहिए थे अपने इस डिफेंडेंट को इस रूल के अंडर, बट इज नॉट सो प्रोड्यूस शैल नॉट, लेकिन वो नहीं लेकर आया, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द कोर्ट, तो जब तक वो कोर्ट से आज्ञा नहीं ले लेगा ना, तब तक वो उन डॉक्यूमेंट्स को यूज नहीं कर सकता। मतलब आपको कोर्ट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना है तो आपको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, तो अगर सेटलमेंट ऑफ इशू के होने से पहले डिफेंडेंट को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कोर्ट में लगाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट विच यू कैन यूज विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अब यहाँ पर आपके फोर्थ में ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिन पर आपका रूल 1A नहीं लागू होगा, मतलब उनमें आपको प्रायर परमिशन, ऐसा जो एक लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है ना डॉक्यूमेंट्स की जो आपको कोर्ट में लगानी है, उसे उस लिस्ट में मेंशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट, तो नथिंग इन दिस रूल मतलब ये जो यहाँ डॉक्यूमेंट है इनको अलग रखिए, इन पर ये आपका रूल 1A एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ विटनेस, प्लेंटिफ के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है वो आपको लिस्ट में ऐसे पॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मियरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, तो विटनेस की मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट यूज इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अपोजिट पार्टीज विटनेस, अपोजिट पार्टी के विटनेस का मेमोरी रिफ्रेश क्रॉस एग्जामिन करना है, तो उसमें आपको मतलब उस पे आपका रूल 1A एप्लीकेबल नहीं होगा। रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी, मेमोरी अगर रिफ्रेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस पर भी आपका रूल 1A एप्लीकेबल नहीं होता है। रूल 2 देखिए क्या कहता है, न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लेडेड, अगर आपके प्लेंट से हटकर कोई और नए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको मालूम है जो आपकी दलीलों को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर कोर्ट के जजमेंट में वो कहीं ना कहीं सहायता कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो फैक्ट्स भी, वो तथ्य भी आपको अपनी प्लीडिंग में बताने पड़ेंगे, बता सकते हैं। मतलब द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय his pleading all matters which shows the suit not to be maintainable, जैसे यहाँ एग्जाम्पल बता रखा है कि वो ये बताया कि भी ये जो सूट है उसके खिलाफ मेंटेनेबल नहीं है या उस सामने वाली पार्टी को राइट नहीं है इस तरह का क्लेम करने का, और दैट द ट्रांजैक्शन इज ईदर वॉइड और वॉइडेबल इन पॉइंट ऑफ लॉ, या फिर कानून की नजर से जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उन दोनों के बीच में वो वॉइड या वॉइडेबल है, एंड ऑल सच ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, तो उसके डिफेंस में जो भी ग्राउंड्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो सभी वहां पर वो रेज कर सकता है। वुड बी लाइकली टू टेक द अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज, ऐसा नहीं है कि भी जो अपोजिट पार्टी कौन है, प्लेंटिफ जो है, उनके लिए कोई अचानक से आप उठा के कोई भी पॉइंट ला रहे हैं उसको सरप्राइज हो रहा है कि अरे ये कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वो इशू आप यहाँ रेज कर सकते हैं। If not raised, would be likely to take the opposite party by the surprise,
or would raise issue of fact not arising out of the plaint as for instance fraud, लिमिटेशन। मतलब ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस तरीके के वो पॉइंट हो सकते हैं। कोई फ्रॉड से रिलेटेड है, लिमिटेशन पीरियड से रिलेटेड हो सकता है, कोई रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मेंस, फैक्ट ऑफ शोइंग इलीगैलिटी, इस तरह के जो पॉइंट्स हो सकते हैं किसी मुद्दे से रिलेटेड, वो यहाँ पर रेज किए जा सकते हैं डिफेंडेंट के द्वारा अपनी प्लेंट में। सिंपल है। अब उसके बाद देखिए डिनायल से रिलेटेड, मतलब कि भी आप जो डिफेंडेंट का फैक्ट्स को लेकर जो डिनायल होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 रूल, आपको रूल 3, 4 एंड 5 यहाँ पर डिनायल का रूल बताया गया है कि किस तरह से डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के एलिगेशंस का डिनायल करना होगा, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहना चाहिए, वो आपके इन 3 रूल्स में बताया गया है। रूल 3, डिनायल टू बी स्पेसिफिक। अब डिफेंडेंट जो भी प्लेंटिफ की एलिगेशन को नकार रहा है, डिनायल कर रहा है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसे वेग नहीं होना चाहिए, हाँ मैंने शायद ऐसा किया होगा, शायद हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हुई होगी, मतलब एक स्पेसिफिक स्पष्ट रूप से नहीं मैंने नहीं किया। अगर एडमिट करना है तो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। डिनायल है तो वो भी एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि नहीं, नो मैंने नहीं किया, ठीक है। इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली। अब वो जनरली, आम तौर पर, मतलब वो होता है ना एक लंबे लंबे सेंटेंस का इस्तेमाल करके वो डिनायल कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। द ग्राउंड्स एलिज्ड बाय द प्लेंटिफ, जो भी प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाई हैं, बट द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन ऑफ फैक्ट। तो जो भी एलिगेशन पॉइंट टू पॉइंट उसके प्लेंटिफ ने उसने जो लिखी है उसी का डिनायल भी पॉइंट टू पॉइंट ही होना चाहिए। और फैक्ट विच ही डज नॉट एडमिट द ट्रुथ एक्सेप्ट डैमेज, स्पेसिफिक डिनायल। नेक्स्ट है इवेसिव डिनायल। इवेसिव होता है डाउटफुल, कि भी हाँ मैंने ऐसा शायद किया होगा या शायद नहीं किया होगा, डाउटफुल हो गया, फिर बातों को घुमाया जा रहा है, गोल मोल कर रहा है, साफ साफ नहीं कह रहा है कि उसने किया है या नहीं किया, मतलब बातों को नहीं घुमाना है, एकदम स्पेसिफिक रहना है। वैसे कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए। Where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must not do so evasively. तो उसको denial जो है evasively नहीं करना है, but answer the point of substance, और जो point है उसका ही सटीक आंसर करना होगा। Thus, if it is alleged that he received a certain sum of money, अगर उसने कोई certain sum of money receive किया है, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount। एक होता ना कि आपको बातों को नहीं घुमाना, सीधा अगर उसने रिसीव किया है तो हाँ बोले, नहीं किया है तो ना बोले। बट ही मस्ट डिनाई दैट ही रिसीव द सम ऑफ एनी पार्ट देयरऑफ। अगर उसने कुछ रिसीव किया है तो स्पेसिफिकली बताए कि हाँ मैंने 10,000 रिसीव किया, 15,000 के, मतलब जो है स्पेसिफिकली वो बोलेगा। और एल्स सेट आउट हाउ मच ही रिसीव्ड। सिंपल सिंपल है। आगे देखिए, एंड इफ एन एलिगेशन इज मेड विद डाइवर्स circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances। तो अगर कोई स्पेसिफिकली सर्कमस्टांसेस हुई है, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई है अगर उनके बीच में, तो उन पर भी उसे क्लियरली साफ साफ तौर पर बोलना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिफिक डिनायल। इसमें जो है थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन वर्क करता है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें पॉइंट्स जो है, थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी एलिगेशन का क्लियर स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है तो कोर्ट ऐसा मान लेगा कि यस आपने उस चीज का एडमिशन कर लिया, मतलब आपने वो चीज करी है, आपने एडमिट कर ली, मतलब स्पेसिफिक डिनायल करिए, अदरवाइज यहाँ पर डीम्ड एडमिशन मान लिया जाएगा। ये आपका रूल 5 है, स्पेसिफिक डिनायल। एवरी एलिगेशन ऑफ अ फैक्ट इन प्लेंट if not denied specifically or by necessary implication, अगर जो भी एलिगेशन प्लेंट में दी गई है अगर उसका डिनायल स्पेसिफिकली नहीं किया गया है या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशन या जरूरी जानकारी के द्वारा नहीं किया गया है, और stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against the person under disability। मतलब अगर आपने स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है तो ऐसा मान लिया जाएगा आपने उसका एडमिशन किया है, मतलब आपने वो स्वीकार किया है। लेकिन ये रूल जो है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, माइनर हो गया, अनसाउंड पर्सन हो गए, उन पर ये रूल लागू नहीं होगा। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि अगर कोई अनसाउंड पर्सन या माइनर जो है गार्जियन के साथ अगर है, उसके साथ मतलब उसका गार्जियन है जो उसके बिहाफ पर एक्शन कर रहा है,
तो ये रूल तब उस पे लग जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्टली डिसेबल्ड पर्सन से वो कनेक्ट है तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, जो हमने 1 में पढ़ा है। Provided that the court may in its discretion require any facts so admitted to be proved otherwise than by such admission। तो अगर सपोज करो उसने डीम्ड एडमिशन हो गया है, डीम्ड एडमिशन मतलब जो जिस चीज का एडमिशन हो जाता है, एडमिटेड होते हैं जो फैक्ट, उन पे एविडेंस की जरूरत नहीं होती है, जनरली नहीं होती, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है, डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो जो फैक्ट्स एडमिट हो गए हैं, डीम्ड एडमिशन जिनका हो गया है, उन पर भी वो एविडेंस मांग सकता है। सेकेंड, वेयर द डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड अ प्लीडिंग। अब यहाँ पर अगर डिफेंडेंट ने कोई प्लीडिंग ही नहीं करी है, फाइल ही नहीं करी है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स कंटेन इन द प्लेंट। तो कोर्ट चाहे तो जो प्लेंट के अंदर जो तथ्य बताए गए हैं, फैक्ट बताए गए हैं, उनको ध्यान में रखकर कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। एक्सेप्ट एज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, लेकिन वही है जो व्यक्ति अगर डिसेबल्ड है तो उसके खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा कि सिर्फ फैक्ट्स को ध्यान में रखकर जो है जजमेंट सुनाया जाए। बट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर एनी सच फैक्ट टू बी प्रूव्ड। वही जो है कोर्ट चाहे तो एंड इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर इन फैक्ट टू बी प्रूव्ड, अगर कोई फैक्ट प्रूव मतलब एडमिशन हो गया तो उस पर भी कोर्ट चाह सकता है कि भी नहीं एविडेंस लाया जाए सपोर्ट में इसके, तब इन फैक्ट्स को जो है प्रूव्ड माना जाएगा। थर्ड देखिए, इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन अंडर प्रोवाइजो सब रूल 1 और अंडर सब रूल 2। तो 1 और 2 में जो हमने अभी पढ़ा जो है, अगर कोर्ट उसके बेसिस पर एक्शन लेती है तो क्या होगा, द कोर्ट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फैक्ट वेदर द डिफेंडेंट कुड हैव और हैज एंगेज्ड प्लीडर। तो कोर्ट ये भी चेक करेगा कि जो डिफेंडेंट है उसके पास अगर प्लीडर नहीं है तो उसको एक वकील प्लीडर जो है वो दिया जाएगा, अगर कोर्ट ने सब रूल 1 और सब रूल 2 के अकॉर्डिंग अगर एक्शन ले लिया है तो। फोर्थ देखिए, वेन एवर अ जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अंडर दिस रूल, अगर कोई जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा है इस स्पेसिफिक डिनाइल, इस रूल के अंडर जो है, डिक्री शैल बी ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद सच जजमेंट एंड सच डिक्री शैल बियर द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। तो जो जजमेंट का जो डिक्री आएगी उसी को जजमेंट कंसीडर किया जाएगा। ऑफ कोर्स डिक्री फॉलो द जजमेंट, तो जो डिक्री पर डेट होगी वही डेट जो है जजमेंट पर भी होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं द थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन किस में है, आपके रूल 5 में है। डिनायल से रिलेटेड रूल कौन कौन सा है, आपका रूल 3, 4 एंड 5 ये है। सेट ऑफ क्या होता है, आपके ऑर्डर 8 के रूल 6 में सेट ऑफ के बारे में बताया गया है। सो अगर हम इसको एज अ डेफिनेशन समझे तो देखिए, इट्स बेसिकली अ क्लेम फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम दैट द डिफेंडेंट हैज अगेंस्ट द प्लेंटिफ। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए मुझे ए से जो है 10,000 रुपए लेने हैं, मैं उसके अगेंस्ट सूट फाइल करती हूँ। फिर जब वो उस सूट में जब वो रिटर्न स्टेटमेंट WS लगाता है तो उसमें वो सेट ऑफ करता है, जिसमें वो कहता है कि हाँ मुझे मैंने इनसे जो है 10,000 रुपए लिए थे, लेकिन इन्होंने भी मुझसे पहले कभी 5,000 रुपए लिए थे, तो वो जो 5,000 रुपए है ना, वो इस सूट के अंदर जो है मैं सेट ऑफ करना चाहता हूँ। मतलब आप मेरे उस मनी क्लेम में से उसके अमाउंट को डिडक्ट करना चाहते हैं या फिर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, इसी को हम सेट ऑफ कहते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस है, ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी क्लेम उठाकर आप वहां रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दीजिए मेरे खिलाफ और उसको हम सेट ऑफ पे ले लेंगे, नहीं। आपके रूल 6 में जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ लिमिटेशंस बताई गई है कि भी आप किस किस क्लेम को जो है आप सेट ऑफ में लेकर आ सकते हैं। सिंपल है। इसकी जो कंडीशन है आपके रूल 6 के फर्स्ट क्लोज में दी गई है, जो हमने यहाँ लिखी है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, मतलब जब आपके सूट की फर्स्ट हियरिंग होती है, जब WS फाइल किया जाता है, तो उस WS के अंदर जो है डिफेंडेंट उस सेट ऑफ को क्लेम करता है, लिखता है। जनरली तो फर्स्ट हियरिंग पे ही होता है, अदरवाइज जो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके आप बाद में भी क्लेम कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर द लीव ऑफ द कोर्ट, जब आप कोर्ट परमिशन करेगा तभी आप कर सकते हो, बट जनरली जो है फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट में ही होता है। सेकेंड, अ सूट मस्ट बी रिकवरी ऑफ मनी बिकॉज इट्स अ मनी क्लेम। तो यहाँ पर इस रूल के अंदर जो है मनी क्लेम की बात की गई है। जो आप सेट ऑफ में जो आप क्लेम करते हो ना, सेट ऑफ जो करवाना चाहते हो, वो मनी क्लेम से ही रिलेटेड होना चाहिए, किसी और क्लेम को यहाँ पर सेट ऑफ में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अमाउंट शुड बी लीगली रिकवरेबल। जो आप सेट ऑफ में अमाउंट जो रिकवर करवाना चाहते हो, एडजस्ट करवाना चाहते हो, डिडक्ट करवाना चाहते हो, वो एक जो है
लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। इट मीन्स कोई टाइम बार्ड अमाउंट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई रेस जुडिकाटा नहीं लगा होना चाहिए उस पे, या किसी भी तरीके का ऐसा कोई बार, लीगल बार उस पे नहीं होना चाहिए। वो अमाउंट जो है लीगली सामने वाले से रिकवरेबल होना चाहिए। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। अब देखिए हर कोर्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोर्ट का जो है 10 लाख रुपए का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप जो है सेट ऑफ में 12 लाख रुपए आप क्लेम कर देते हो सामने वाले से, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, या तो आपको अपना अमाउंट, सेट ऑफ का अमाउंट थोड़ा सा डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर लाना पड़ेगा, या फिर आप अपना सेपरेट सूट फाइल करिए। मतलब कोर्ट का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको ही ध्यान में रखकर उतना ही आप अमाउंट क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर बोथ पार्टीज मस्ट बी एट द सेम कैपेसिटी। यस, जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा था वहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो जिस कैरेक्टर में थे, सपोज करो एक सेलर है, एक बायर है, या फिर एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है, जो भी कैपेसिटी प्लेंटिफ ने सूट फाइल करते हुए जो उसमें वहां पर कैपेसिटी मेंशन करी है, WS में जब आप सेट ऑफ क्लेम करते हो तब भी वो दोनों उन्हीं सेम कैपेसिटी में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार तो आप लैंडलॉर्ड और बायर के में कर रहे हो, फिर एक बार आप ओनरशिप वाले में सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हो, नहीं। प्लेंटिफ में सूट के टाइम पे जो भी दोनों की कैपेसिटी रही है, जो भी जिस कैरेक्टर में वो रहे हैं उसी में ही आप सेट ऑफ में दोनों ही सेम कैरेक्टर में ही होने चाहिए। ठीक है, ये आपका रूल 6 का फर्स्ट है। ये नेक्स्ट ऑर्डर 8 के रूल 6 के सेकंड क्लोज में जो है इसके इफेक्ट दिए हुए हैं कि सेट ऑफ के इफेक्ट क्या रहते हैं, वो देख लेते हैं हम। सो सेम इफेक्ट एज द क्रॉस सूट। जैसे कि आप कोई क्रॉस सूट फाइल करते हो, जैसे कि मैंने ए पर सूट फाइल किया, उसने पलट के मुझ पे सूट फाइल कर दिया, तो ये क्रॉस सूट होता है। तो इसके जो इफेक्ट रहते हैं सेम इसमें भी वही इफेक्ट रहते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के पास एक अलग सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है। वो चाहे तो एक सेपरेट सूट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो इसी एक ही सूट के अंदर जो है म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेट ऑफ करना चाहते हैं, इसीलिए क्रॉस सूट वाले ही इफेक्ट जो है यहाँ पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम इफेक्ट एज द क्रॉस सूट, बोथ हैज द सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन बट एग्री टू एक्ट ऑन द सेट ऑफ। तो ये आपसी सहमति से, मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि डिफेंडेंट ने अपने WS में सेट ऑफ लिख दिया तो प्लेंटिफ जो है मजबूर हो जाएगा कि नहीं सेट ऑफ करना पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो उसकी मर्जी है, चाहे तो कहे कि भी इसमें नहीं एडजस्ट करना, हम आपको जो है सेपरेट सूट कर सकते हैं। ठीक है, इन फाइनल जजमेंट कोर्ट विल सेपरेटली मेंशन द ओरिजिनल क्लेम एंड सेट ऑफ। जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे क्लेम किया था उसका अलग से जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, रीजन वगैरह जजमेंट सब कुछ उसमें अलग से लिखा जाएगा, और उसी जजमेंट के अंदर जो सेट ऑफ के लिए जो जजमेंट आया है उसको भी सेपरेटली लिखा जाएगा। दोनों को क्लब नहीं करते हैं, अलग अलग डिसाइड किया होता है, लेकिन जजमेंट एक ही रहता है। इफ ओरिजिनल सूट डिसमिस इट डज नॉट इफेक्ट द सेट ऑफ क्लेम। अगर प्लेंटिफ का ओरिजिनल सूट जो है अगर वो समहाउ डिसमिस हो जाता है इन डिफॉल्ट या किसी भी सो कॉल्ड रीजन से, वो डिफेंडेंट के सेट ऑफ के क्लेम पर जो है इफेक्ट नहीं करेगा। अलग कॉज ऑफ एक्शन था इसके पास, तो अगर वो डिफेंडेंट प्रूव कर देता है अपने सेट ऑफ वाले क्लेम में कि हाँ वो जेन्युइन है, वो रिकवरेबल है, तो कोर्ट जो है सिर्फ उसका भी जो है डिसाइड कर सकता है। इट डजंट मैटर प्लेंटिफ का जो ओरिजिनल सूट है अगर वो इन डिफॉल्ट डिसमिस हो जाता है तो भी। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट जो इसका थर्ड क्लोज है उसमें क्या बताया गया, उसमें सिर्फ सिंपली ये बताया है दोनों की, प्लेंटिफ की और डिफेंडेंट की पोजीशन क्या हो जाती है जब कोई सेट ऑफ क्लेम करता है। सिंपली यहाँ मैंने आपको समझा दिया। प्लेंट फाइल करता है डिफेंडेंट पे, डिफेंडेंट WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट में वो अपना एक क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ के ऊपर, सेट ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उस पे जो प्लेंटिफ के रूल लगते हैं ना, आपके ऑर्डर 7 के रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो वो प्लीड करता है ना, तो वही वो ऑर्डर 7 वाले जो रूल्स हैं जो उसकी प्लेंट पे लग रहे हैं वही डिफेंडेंट के इस सेट ऑफ वाले क्लेम पर लगेंगे। तो उसको ऑर्डर 7 के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा सिर्फ सेट ऑफ वाले सीन में। वहीं पर जब वो सेट ऑफ क्लेम करेगा प्लेंटिफ के ऊपर, तो प्लेंटिफ भी तो जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट WS फाइल करेगा ना उस सेट ऑफ के लिए, तो यहाँ पर वो एक डिफेंडेंट के रूप में आ जाएगा और उस पर ऑर्डर 8 के जो रूल है जो डिफेंडेंट पे लगते हैं उसे वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपके थर्ड में है। अब एक जो है सेट ऑफ जो है
वैसे दो तरीके का रहता है। मनी क्लेम आपको पता है असर्टेन अमाउंट होता है, अनअसर्टेन अमाउंट होता है। तो जो आपका सेट ऑफ है एक लीगल सेट ऑफ होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ होता है। मनी क्लेम असर्टेन अमाउंट मतलब जो अमाउंट फिक्स्ड होता है, जैसे कि मुझे किसी से 10,000 रुपए लेने, उसको उसने मेरे पे सेट ऑफ का 5,000 का कर दिया, तो अमाउंट फिक्स है। तो ये लीगल सेट ऑफ होता है जहां पर अमाउंट जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। और वही जो है आपके ऑर्डर 8 के रूल 6 से रेगुलेट होता है। यहाँ पर असर्टेन अमाउंट ही जो है सेट ऑफ में क्लेम किया जा सकता है। जो अनअसर्टेन अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता है, वो है कोर्ट डिसाइड करती है, चलो ठीक है इतना इतना इनका बन रहा है तो इतना अमाउंट आप इसको पे कर दीजिए। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि मालिक है, उसका नौकर है, तो नौकर की वो सैलरी नहीं पे करता है, तो जो नौकर है वो अपने मालिक से अपनी 10,000 रुपए की सैलरी क्लेम करता है। तो मालिक ये कहता है कि इसने अपनी नौकरी के दौरान ना मेरे बहुत वैल्यूएबल स्टफ जो है, चीजें जो है उसने तोड़ दी, जिसका डैमेज सारा अगर मैं इससे क्लेम करूं तो, अभी उसने ये नहीं बोला कि ये इतना अमाउंट मुझे उससे क्लेम करना चाहिए, वो नहीं पता कि भी कितने का, अप्रोक्सीमेटली वो अंदाजा लगा के बताया था। फिर कोर्ट जो है उसको उस अनएसर्टेन अमाउंट को डिसाइड करती है, ठीक है सारा जो नुकसान है वो काट पीट के आप इसे 10 में से आप 8,000 पे कर दीजिए, मतलब वो कोर्ट ने फिक्स किया है। तो ये जो सेट ऑफ है ये रेगुलेट होता है ऑर्डर 20 के रूल 19 के थर्ड क्लोज से, अनएसर्टेन अमाउंट, जो कि आपका जो है इक्विटेबल सेट ऑफ होता है, ठीक है। ये सेट ऑफ के बारे में है। आगे काउंटर क्लेम देख लेते हैं। ऑर्डर 8 रूल 6A से लेकर 6G तक काउंटर क्लेम के बारे में बताया गया है। ये बेसिकली एज ए वेपन यूज किया जाता है, जिससे जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ का क्लेम डिफीट करवा सके। एक एग्जांपल से समझिए, सपोज करिए ए जो है बी के खिलाफ एक सूट फाइल करता है। ए बोलते हैं बी जो है ना मेरे घर में बिना मेरी परमिशन के मेरे घर में घुस जाता है, सामान तोड़ देता है या फिर छेड़खानी करता है, वॉटेवर, मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी में घुस जाता है, ट्रेसपास करता है, ये वो बी के खिलाफ बोलता है। तो बी जो है अपने WS में लगाता है, हाँ मैं ऐसा करता हूँ लेकिन वो घर तो मेरा ही है, वो जमीन मेरी है, मैं ओनर हूँ, ये तो टेनेंट है, तो किराएदार है बस। तो मतलब उसने काउंटर क्लेम कर दिया ताकि जिससे उसका जो क्लेम है वो डिफीट किया जा सके। सिंपल है। सेट ऑफ में जो है सिर्फ मनी क्लेम की बात करता है, लेकिन काउंटर क्लेम में कोई राइट भी हो सकता है, कोई क्लेम भी हो सकता है, बहुत कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो ये ज्यादा स्ट्रोंग कह लीजिए या फिर डेंजरस रहता है। सेट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है, वो बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अपना राइट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको सामने वाले से लेने के लिए ही वो यूज किया जाता है, बट यहाँ पर सामने वाले की क्लेम को डिफीट करने के लिए होता है, ठीक है। सो ये ऐड हुआ था 1976 के अंदर। इसमें भी सेम जो क्रॉस सूट के जो इफेक्ट रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, वही सारे यहाँ काउंटर क्लेम पर भी लगाए जाते हैं, राइट। अब इसका एक और ये डिफरेंस रहेगा सेट ऑफ से, कि हमने सेट ऑफ में देखा था कि दोनों सेम कैपेसिटी में होने चाहिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जब वो सेट ऑफ क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेम नेचर, मतलब दोनों सेम नेचर या सेम कैपेसिटी में होना जरूरी नहीं है। जो ओरिजिनल प्लेंट में थे वो अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम ट्रांजैक्शन भी होना जरूरी नहीं है, कोई और ट्रांजैक्शन भी हुआ उनके बीच में तो भी उसको वो काउंटर क्लेम के अंदर ला सकते हैं। लेकिन सेट ऑफ के अंदर एक ही सेम ट्रांजैक्शन के अंदर ही वो कोज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए जिसको आप सेट ऑफ करवाना चाहते हो। आपका जो 6A है इसको पढ़ लेते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा कि भी आप कब तक जो है ये काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हो अपने WS के अंदर। फर्स्ट देखिए 6A का फर्स्ट, अ डिफेंडेंट इन अ सूट in addition to his right of pleading a set of under rule 6 set up by way of counter claim against the claim of the plaintiff any right or claim। तो हमने सेट ऑफ में पढ़ा था सिर्फ क्लेम, जो मनी क्लेम था। यहाँ पर राइट और क्लेम दोनों की बात हो रही है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो। in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of a suit। तो ये कब तक अराइज हो सकता है आपके इसका काउंटर क्लेम का जो कोज ऑफ एक्शन है कब तक हो सकता है, ये कि रिस्पेक्ट ऑफ अ कोज ऑफ एक्शन एक्रूइंग टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ ईदर बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट। सूट फाइल होने से पहले या बाद में कभी भी एक कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो सकता है। बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस एज एक्सपायर्ड। मतलब शॉर्टकट में ये है
कि अगर डिफेंडेंट ने अपना WS फाइल कर दिया है तो उस WS में फाइल करने से पहले उसके अंदर उसे काउंटर क्लेम लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर अगर उसने WS फाइल नहीं किया है तो WS फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसके एक्सपायर होने से पहले ही जो है उसको उसमें काउंटर क्लेम लिखना होगा, जैसा हमने सेट ऑफ में पढ़ा था। लेकिन बाद में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग तो हो ही सकता है ना वो, बट ग्राउंड भी होना चाहिए, ऐसे ही नहीं, बट ये तब तक जो है ये रीजन अराइज हुआ होना चाहिए। राइट, वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ अ क्लेम और फॉर डैमेज और नॉट। अब इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि जो काउंटर क्लेम है वो नॉट एक्सीड द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। जो हमने सेट ऑफ में ही देखा था कि जो कोर्ट का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है कि भी उसको क्या क्या राइट पावर होती है कोर्ट को कि किस किस तरीके के मैटर वो एंटरटेन कर सकता है या फिर कितने अमाउंट तक का वो मैटर एंटरटेन कर सकता है, वो सारे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर का आप कोई काउंटर क्लेम नहीं लिख सकते हो अपने WS के अंदर। सेकंड देखिए, सच काउंटर क्लेम शैल हैव द सेम इफेक्ट एज द क्रॉस सूट। जो मैंने अभी बताया कि भी सेम क्रॉस सूट वाला ही इफेक्ट रहता है आपके काउंटर क्लेम में। थर्ड देखिए, द प्लेंटिफ शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल अ WS इन आंसर टू द काउंटर क्लेम। तो जब डिफेंडेंट WS फाइल करता है उसमें काउंटर क्लेम लिखेगा, उस काउंटर क्लेम का जो रिप्लाई है जब प्लेंटिफ देता है तो प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट हो जाता है उसका रिप्लाई देते वक्त सिर्फ। तो और द डिफेंडेंट विद सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जो टाइम लिमिट टाइम पीरियड लगाती है कि भी इतने समय के अंदर आप इसके काउंटर क्लेम का रिप्लाई करिए, जनरली 30 डेज होता है, तो उसी के अंदर जो है उसको उसका रिप्लाई देना होता है। नेक्स्ट, द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए प्लेंट एंड गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू द प्लेंट। तो वही जो मैंने बताया था, जब प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट की पोजीशन में आ जाता है तो उस पर डिफेंडेंट वाले रूल्स लग जाएंगे, ठीक है, उसके रिप्लाई पर। और जब डिफेंडेंट काउंटर क्लेम करता है तो वो प्लेंटिफ वाले रूल्स जो है उसके उस काउंटर क्लेम पर लगाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 6B, काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड। अब किस रीजंस पे, किस ग्राउंड्स पे, किस कोज ऑफ एक्शन को बेसिस बनाकर वो काउंटर क्लेम वहां पर लिख रहा है, मतलब उस काउंटर क्लेम के सपोर्ट में जो रीजंस है, ग्राउंड है, वो सभी उसको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। Where any defendant seeks to rely upon any ground as supporting the right of counterclaim shall be in written statement state specifically that he does so by way of counterclaim। तो उसे वो सारा रीजन ग्राउंड सब कुछ लिखना पड़ेगा जो उसके काउंटर क्लेम को सपोर्ट कर रहा होगा। 6C देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम को एक्सक्लूड अगर प्लेंटिफ करवाना चाहता है तो क्या होगा, अगर सपोज करिए प्लेंटिफ को ऐसा लगता है कि ये जो काउंटर क्लेम यहाँ पर कर रहा है ना, इसके लिए एक सेपरेट सूट फाइल किया जाना चाहिए, तो प्लेंटिफ जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसके लिए एक सेपरेट सूट फाइल किया जाए। लेकिन कब तक कर सकता है, जब तक कि काउंटर क्लेम का इशू जो है सेटल्ड ना हो गया। अगर वंस इट इज सेटल्ड उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका काउंटर क्लेम जो है डिसाइड होने से पहले तक जो है प्लेंटिफ ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से कि उसके लिए सीसी के लिए काउंटर क्लेम के लिए एक सेपरेट सूट फाइल किया जाए। जो ये आपका काउंटर क्लेम का जो इफेक्ट है 6D, E, F इन तीनों में दिया गया है। आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सूट। अब अगर जो उसका ओरिजिनल सूट है, जो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर ओरिजिनल सूट अगर वो कर रखा, अगर वो समहाउ डिसमिस हो जाता है तो क्या होता है, ये देखिए, इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सूट। If in any case in which the defendant set up a counter claim, the suit of the plaintiff is stayed। अगर somehow plaintiff का suit stay हो जाए, discontinue हो जाए या dismiss हो जाए, the counter claim may nevertheless be proceeded। अगर कोर्ट ने एक बार उसका काउंटर क्लेम मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि भी हाँ ये एक वैलिड काउंटर क्लेम है, इसको एंटरटेन किया जाना चाहिए, फिर चाहे बाद में वो ओरिजिनल सूट जो है स्टे हो जाए, डिसमिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं है। एक बार कोर्ट ने अगर उस काउंटर क्लेम को एडमिट कर लिया तो कोर्ट जो है, जैसे बोला था ना क्रॉस सूट की तरह, तो उस इशू पे कोर्ट उसको डिसाइड कर सकती है। सिंपल है ना। आगे देखिए, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बहुत सारी चीजें ना आपको सिमिलर लगेगी। नेक्स्ट देखिए, डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिलाई अ काउंटर क्लेम 6E को देखिए, डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई अ काउंटर क्लेम। अगर
प्लेंटिफ उस काउंटर क्लेम का रिप्लाई नहीं सबमिट कर पाता है विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड, जो कोर्ट ने टाइम पीरियड बताया था उसके अंदर अंदर वो नहीं डब्ल्यूएस उसका फाइल कर पाता रिप्लाई, तो ऑन द मैरिट्स ऑफ द केस कोर्ट जो है सिर्फ काउंटर क्लेम को ध्यान में रखकर भी मैटर डिसाइड कर सकते हैं, मतलब उस काउंटर क्लेम को डिसाइड कर सकती है। ठीक है। 6F रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड। अगर काउंटर क्लेम सक्सीड हो जाता है तो फिर क्या होता है, अगर सामने वाले का अमाउंट जो प्लेंटिफ ने क्लेम करा और काउंटर क्लेम वाला अमाउंट अगर दोनों अगर रिजॉल्व किया जाए और कुछ नहीं बचता है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर प्लेंटिफ के ऊपर कोई अमाउंट बच जाता है, ड्यू रह जाता है, या डिफेंडेंट के ऊपर ड्यू रह जाता है, कोई क्लेम हो गया, कोई राइट हो गया, जो भी, मतलब अगर कुछ बच जाता है ना, तो उसको जो है कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा, उसको सेटल करेगा। सिर्फ यही कह रहा, पूरा नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट टू अप्लाई। तो ये वही कहता है कि जो भी रिटर्न स्टेटमेंट के WS के जो रूल्स हैं वो उस पर अप्लाई होंगे। प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट WS फाइल करता है, WS में काउंटर क्लेम लिखा जाता है। जब वो काउंटर क्लेम लिखेगा मतलब एक वो प्लेंट फाइल कर रहा है तो वो डिफेंडेंट प्लेंटिफ की सिचुएशन में चला जाएगा, जो प्लेंटिफ के ऊपर जो रूल्स लगने चाहिए आपके CPC के वो उस पर लग जाएंगे। और जब प्लेंटिफ उसके WS का जवाब देगा, उसके काउंटर क्लेम का जवाब देगा, तो वो WS फाइल करेगा, तो यहाँ पर प्लेंटिफ पर डिफेंडेंट वाले रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। सिंपल है, जो भी काउंटर क्लेम जो भी WS फाइल कर रहा होगा ना उसके रूल्स उस पर लगा दिए जाएंगे, फिर चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। ठीक है। तो ये सारा था आपका सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी। बाकी मैंने इस रूल के सारी चीजें समझा दी है, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको छोड़ा हो, नहीं समझाया हो, फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑर्डर 8 का रूल 7 देखिए, डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड। अगर आप जो डिफेंस में लिख रहे हो, WS में लिख रहे हो, जो आप सेट ऑफ लिख रहे हो, उसको उसमें अगर आपको अलग कोई सेपरेट ग्राउंड मिल जाता है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है अपने WS के अंदर। वेयर द डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन ए सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। जहां पर जो डिफेंडेंट है वो अपने डिफेंस में अगर किसी और तथ्यों पर, फैक्ट्स पर रिलाय करके यहाँ पर जवाब फाइल कर रहा है, और सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम हो गया, founded separate and distinct fact they shall be stated as far as may be separately and distinctly। मतलब जो अपने वो WS में जो कुछ भी वो लिख रहा है और वो कोई नए फैक्ट्स पर रिलाय करके अपने सपोर्ट में वो सब कुछ लिख रहा है, तो वो सारे फैक्ट्स जो उसे अपने WS के अंदर लिखने पड़ेंगे। New ground of defense, any ground of defense which has arisen after the institution of a suit or presentation of a written statement claiming a set of। मतलब सूट फाइल होने के बाद, मतलब सूट फाइल होने से पहले अगर वो कोई भी फैक्ट मिल रहा है वो तो ऑलरेडी उसमें प्लेंट के अंदर लिखा ही जा चुका होगा, लेकिन अगर सूट फाइल होने के बाद अगर कोई नया फैक्ट बनकर निकल रहा है, आ रहा है, तो एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस विच हैज अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और प्रेजेंटेशन ऑफ WS। मतलब सूट फाइल होने के बाद या WS फाइल होने के बाद भी अगर कोई ग्राउंड आ रहा है, क्लेम सेट ऑफ मे बी raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement। ये कह रहा है कि सूट फाइल होने के बाद या WS फाइल होने के बाद अगर कोई नया पॉइंट निकल कर आ रहा है तो वो भी उन्हें वहां बताना पड़ेगा। अब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट WS करता है, उसका WS फाइल होने के बाद भी अगर कोई फैक्ट आ रहा है तो वहां पर वो अपना एडिशनल जो WS लगा रहा है उसके अंदर उसे बताना पड़ेगा। जब डिफेंडेंट WS में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम करता है तो उसका जवाब फिर प्लेंटिफ करता है ना, प्लेंटिफ भी तो अपना एक WS फाइल करेगा उसके क्लेम के लिए, तो वहां पर प्लेंटिफ को भी वो सारे नए फैक्ट अगर हैं तो वो सारे उसे मेंशन करने पड़ेंगे। मतलब कोई भी पॉइंट जो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता है, जो उस केस को इफेक्ट कर सकता है, वो सभी आपको प्रोसीडिंग के दौरान बताने पड़ेंगे अपने जो एडिशनल WS हो गए इन सब में लिखकर। रूल 9 देखिए, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग क्या होता है। देखिए, A प्लेंटिफ है, B डिफेंडेंट है,
ए ने प्लेंट फाइल किया, बी ने एज अ डिफेंडेंट वो डब्ल्यूएस फाइल करता है, इसके सारे पॉइंट्स का जवाब देता है। डब्ल्यूएस में अगर वो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम लगाता है तो वो सारी चीजों का जवाब यहाँ पर इसे प्लेंटिफ को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेज रहती है प्लेंट फाइल करना और डब्ल्यूएस फाइल करना, जिसमें सेट ऑफ काउंटर क्लेम सब आ जाता है, तो ये इतना स्टेज जो है ये ओरिजिनल प्लीडिंग रहता है। जब इससे आगे, जब इसके डब्ल्यूएस का जवाब ये देगा, प्लेंटिफ देगा, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है ना, तो यहाँ से इसका प्लेंट फिर जाएगा, फिर यहाँ जो प्लेंटिफ है वो एक एडिशनल डब्ल्यूएस फाइल करेगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, उसको हम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कहते हैं। मतलब इस फर्स्ट स्टेज तक तो ये ओरिजिनल प्लीडिंग रहती है, प्लेंट फाइल करना, उसका डब्ल्यूएस में सेट ऑफ ए काउंटर क्लेम, ये आपका ओरिजिनल है। इससे आगे जो जब चलेगा फिर वो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के अंदर आ जाता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखा है, जैसे कि प्लेंटिफ जो है रेप्लिकेशन फाइल करता है, रिजॉइंडर फाइल करता है, या फिर जब एडिशनल डब्ल्यूएस अगर फाइल करना पड़े, कोर्ट नए फैक्ट्स आ रहे हैं तो एडिशनल डब्ल्यूएस भी फाइल करना पड़ सकता है कोर्ट जब बोलता है तो ये सारी चीजें आपकी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में हो जाती है। ठीक है ना, प्लीडिंग दो ही रहता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होता है या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग होता है, तो ये आपकी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग हो जाती है। इसके रिगार्डिंग ये कहता है कि अगर आप सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ओरिजिनल प्लीडिंग तक तो कोर्ट की स्पेसिफिकली कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इससे आगे जब आप सब्सिक्वेंट प्लीडिंग करते हो तो वहां पर कोर्ट की परमिशन की जरूरत है विद इन द टाइम पीरियड। यहाँ पर आपके रूल 9 के अंदर 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है जिसमें आप सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कर सकते हो। सिंपल है, इसको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए रूल 10 क्या कहता है। प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड बाय फॉर द कोर्ट। अगर कोर्ट ने डब्ल्यूएस लगाने के लिए बोला लेकिन आप समय रहते वो फाइल नहीं कर पाते हो, तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी करके, मतलब एक पार्टी को सुनकर ऑन द मैरिट्स ऑफ द केस, वो केस को डिसाइड कर सकती है, ये कोर्ट के पास पावर है। वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम रिटर्न स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर रूल 1 to 9। रूल 1 से लेकर 9 तक जो भी रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात हुई कि कितने समय के अंदर लगा सकता है वो सारी चीजें, और उस समय के दौरान वो नहीं फाइल कर पाता है, द सेम विद इन द टाइम परमिटेड और फिक्स्ड बाय द कोर्ट एज द केस में बी, द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट एंड ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट अ डिग्री शैल बी ड्रॉन अप। तो वही जो जजमेंट आएगा उसी के बेसिस पर डिग्री जो है वो बना दी जाएगी। सिंपल है एक्स पार्टी के बारे में बेसिकली, बट इट्स ऑल अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। जनरली जो है सामने वाली पार्टी को मौका देती है ताकि वो अपना भी जो है पक्ष रख सके। तो ये सारा था आपका ऑर्डर 8। मैंने सारा कंप्लीट किया है, A to Z सारे रूल्स हमने कवर करे हैं। जो सेट ऑफ काउंटर क्लेम के बारे में स्पेशली बताना था वो भी मैंने आपको बताया। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है, कोई है रह गया हो, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, मैं आंसर करूंगी। और वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।